नमस्कार। आज अपने कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की जो राजनीति विज्ञान के पहले भाग की पहली इकाई का जो दूसरा लेसन है, जिसका नाम है शक्ति, सत्ता और वैधता, पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। इस जो है लेसन में अध्ययन बिंदु है एक शक्ति, पावर। इस पे जो है अपने चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक शक्ति के बारे में कि शक्ति क्या चीज़ होती है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति किसे कहा जाएगा। तो शुरू करता हूं, आप सुने ध्यान से। लिखा है कि शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है जहां सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं, सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं तथा अधिकारों और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है, उनको बांटा जाता है, अधिकारों को और कर्तव्यों को। इन सब कार्यों को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, शक्ति बहुत जरूरी होती है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि शक्ति का स्वरूप क्या है, यानी कैसी वो दिखती है, उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है उस शक्ति का। ठीक है। और इसके अलावा जो है बात आती है कि शक्ति समाज में शक्ति का स्रोत क्या है, किस चीज से शक्ति जो है प्राप्त होती है या शक्ति पैदा किससे होती है। इन सब तत्वों की जो है एक प्रकार से क्या है कि एक रूपता का अभाव आज पाया जाता है। जहां प्राचीन समय में सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती थी, वहीं इस समय यानी वर्तमान के समय में यदि बात करें तो राजनीतिक शक्ति को महत्व दिया जाता है या उस पर विशेष जोर दिया जाता है। यानी जिस व्यक्ति के पास राजनीतिक तौर पे पावर है, वो व्यक्ति एक प्रकार से ताकतवर माना जाता है। पहले जिसके पास सैनिक शक्ति ज्यादा थी, वो ताकतवर माना जाता था। तो प्राचीन समय में और वर्तमान के समय में जो है प्रकार से इसमें थोड़ा सा ये अंतर अपने कर सकते हैं। फिर बात आती है कि प्राचीन भारतीय चिंतन में मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि ये जो है कुछ दार्शनिक हैं भारतीय, प्राचीन भारतीय इतिहास की यदि बात करें तो उसमें तो प्राचीन भारत के चिंतन में मनु, कौटिल्य और शुक्र आदि ने शक्ति के विविध तत्वों के जो है प्रकाश डाला है, उनके बारे में बताने का प्रयास किया है। वहीं यूरोपीय चिंतन में मैकियावली को प्रथम एक प्रकार से शक्तिवादी विचारक माना जाता है। तो यूरोपीय चिंतन की यदि बात करें तो यूरोप वासियों में मैकियावली पहला ऐसा व्यक्ति है जिसको शक्तिवादी विचारक के तौर पे अपने मान सकते हैं। उसके बाद इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स या टॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखने वाला है। इस लेवियाथन में 1651 ईस्वी में राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के विशेष महत्व को रेखांकित किया था। यानी सबसे पहले जो है इस लेवियाथन पुस्तक में थॉमस हॉब्स या टॉमस हॉब्स जो था, उसने 1661 ईस्वी में 1651 ईस्वी में इस राज्य और शक्ति के क्षेत्र में शक्ति का महत्व को जो एक प्रकार से क्या है कि उसने एक प्रकार से इसको विभाजित किया है या रेखांकित किया है। लेकिन एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में शक्ति पर विशेष जोर जो है वो आधुनिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आधुनिक जो विज्ञान है यानी मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास की यदि बात करें तो उसको छोड़कर, उस राजनीति को छोड़कर वर्तमान की जो एक प्रकार से जो राजनीति है उसमें शक्ति को विशेष महत्व दिया गया है। यह उसकी विशेष एक प्रकार से विशेषता रही है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता चार्ल्स मैरियम ने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की। उसके बाद शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने में कैटलिन, लॉसवेल, कैप्लान और मॉर्गेनथाउ आदि जो है विद्वानों की भी विशेष भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कैटलिन ने पुस्तक लिखी है। कैटलिन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति प्रतियोगिता का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। कैटलिन की भांति ही लॉसवेल की भी मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का दायरा शक्ति से अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ है, यानी शक्ति से जुड़ा हुआ है एक प्रकार से। उसके बाद में है समाज में एक प्रक्रिया या फिर एक गतिविधि के रूप में शक्ति कैसे क्रियान्वित रहती है। लॉसवेल के अनुसार यही एक प्रकार से क्या है कि राजनीति विज्ञान की मुख्य विशेषता या मुख्य विषय वस्तु रही है। इसलिए लॉसवेल ने अपनी पुस्तक का नाम ही क्या रख दिया है, कौन, कब, क्या और कैसे प्राप्त करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब का नाम है लॉसवेल की। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन, कब, क्या और कैसे प्राप्त करता है। हु गेट्स, व्हाट, व्हेन एंड हाउ, ये पुस्तक का नाम है जो किसने लिखी है, तो लॉसवेल नामक एक जो है दार्शनिक द्वारा इस पुस्तक का निर्माण किया गया है। तो ये पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये नाम काफ़ी पूछा जाता है। इसके अलावा मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी नाम, द वेब ऑफ गवर्नमेंट में भी
शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह किसी के भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई कार्य करवाया जाता है या कोई काम लिया जाता है तथा अपना आज्ञा पालन करवाया जाता है। यानी शक्ति एक प्रकार से क्या है कि दूसरों से अपनी आज्ञा पालन करवाने की एक पावर है, एक क्षमता है, सीधी सी बात यह है। अब अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे सबसे पहले ऑर्गेन्स्की की एक परिभाषा है, वो क्या कहता है कि शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। दूसरों के आचरण को, दूसरों के कार्यों को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की एक क्षमता है। यानी शक्ति के बल पर व्यक्ति अपने अनुसार दूसरों के कार्यों को ढाल सकता है, दूसरों से अपने अनुसार कार्य करवा सकता है, कार्य करवाने की उसमें क्षमता है। उसके बाद में रॉबर्ट बायस्टेड ने भी परिभाषा दी है और वो भी सेम परिभाषा देता है। वो क्या कहता है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यानी बल प्रयोग करने की एक योग्यता है, वास्तव में बल प्रयोग कर देना शक्ति नहीं है। यहां बल और शक्ति में फर्क आएगा, जैसे अपने पढ़ेंगे कि बल और शक्ति में क्या प्रभाव जो है फर्क है, और बल और प्रभाव और शक्ति में क्या भेद है, वो अपने आगे पढ़ेंगे। तो उसका वास्तविक प्रयोग नहीं है बल का, बल्कि प्रयोग करने की एक सिर्फ योग्यता है, उस बल का प्रयोग करने की योग्यता है। तो इस आधार पर अपने जो है काफी दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ये आप इस शक्ति के बारे में याद कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है, शक्ति की परिभाषाएं यह संकेत देती हैं कि जिसके पास शक्ति है वह दूसरों के कार्यों, उसके व्यवहारों एवं उसके विचारों को अपने अनुकूल बना सकता है, अपने अनुकूल ढाल सकता है। फिर है वहीं दूसरी ओर समकालीन सामाजिक चिंतन में शक्ति का अभिप्राय माना जाता है कुछ करने की शक्ति, अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए अथवा समाज के लिए कुछ कार्य करता है तब वह इसी अर्थ में शक्ति का प्रयोग करता है। तो ये एक प्रकार से इसके जो है कुछ एक परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण हैं, और इसके में कुछ किताबों के जो नाम आए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे लेवियाथन पुस्तक आई थी, उसके अलावा जो है कौन कब क्या और कैसे प्राप्त करता है, लॉसवेल की पुस्तक है। फिर मैकाइवर की पुस्तक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर ऑर्गेन्स्की की जो परिभाषा है ये पेपर में पूछी जाती है, ऑर्गेन्स्की और रॉबर्ट बायस्टेड की। तो ऑर्गेन्स्की और रॉबर्ट बायस्टेड की जो है शक्ति के संबंध में जो परिभाषाएं हैं इनको आप थोड़ा सा अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इसके अलावा बात आती है कि अब शक्ति का और बल का जो है किस तरीके से आपस में संबंध है, कैसे इनको जो है अपने विभाजित कर सकते हैं, दोनों में क्या फर्क है, तो उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। लिखा है शक्ति का बल और प्रभाव से भेद, किस तरीके से शक्ति को बल से अलग किया जा सकता है और प्रभाव से वो किस तरीके से अलग है, क्योंकि शक्ति और बल में फर्क है। उदाहरण के लिए अपने समझ सकते हैं कि मान लो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में ये कहे कि मैं आपको जो है दंडित करूंगा। अब दंडित करूंगा जो शब्द है वो अपने आप में उसकी शक्ति का प्रभाव है, शक्ति का जो है एक प्रकार से वो जो है क्या है कि वो दिखाता है शक्ति को। लेकिन यदि वो उस दंडित कर दे, इसका मतलब उसने अपनी शक्ति को बल में परिवर्तित कर लिया है। अब वो उसमें जो है क्या है कि वो उसका बल हो जाएगा, न कि वो शक्ति है उसकी। तो शक्ति सिर्फ एक योग्यता है और बल जो है उस योग्यता का वास्तविक रूप दिखा दिया गया है। अगली बात आती है, जैसे इसमें पढ़ते हैं समझ आएगा बात। लिखा है कि सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही माना जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है, दोनों में कहीं ना कहीं भिन्नता है। शक्ति जो है प्रच्छन्न बल है, अर्थात छुपा हुआ, प्रच्छन्न का मतलब छुपा होता है। तो शक्ति जो है छुपा हुआ बल है और बल जो है वो क्या है, प्रकट शक्ति है। बल का प्रयोग हो जाना इसका मतलब शक्ति को प्रकट कर दिया गया है, और शक्ति का प्रयोग है इसका मतलब वो छुपे हुए बल की तरह कार्य कर रहा है। फिर बात आती है शक्ति अप्रकट तत्व है लेकिन बल प्रकट तत्व है। जैसे पुलिस के पास अपराधी को दंडित करने की शक्ति निहित रहती है, उसके पास शक्ति है कि अपराधी को दंडित कर सकती है, लेकिन जब वह वास्तव में उसे दंड देती है तो आर्थिक जो कि आर्थिक दंड से शारीरिक दंड तक कुछ भी हो सकता है, तब वह बल का प्रयोग करती है। जैसे कई बार बोला जाता है, जैसे कि लाठीचार्ज हो जाए मान लो, तो ये बोला जाता है पुलिस ने बल प्रयोग किया। बल प्रयोग करने का मतलब क्या, उसने लाठीचार्ज करके अर्थात वो दंडित किया गया शारीरिक तौर पे, जो एक प्रकार से लोगों को जो है खदेड़ने का प्रयास किया गया। तो वहां पे शक्ति का प्रयोग न करके उसने क्या किया गया है, जिसमें उसका बल का प्रयोग कर दिया गया है। इसी तरीके से अथवा अपने एक उदाहरण और भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि शिक्षक के पास विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति निहित रहती है।
शिक्षक विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकाल सकता है, उसके पास पावर है, और ये हमेशा उसके पास रहती है कि कोई व्यक्ति शरारती है तो उसको जो है कक्षा से बाहर निकालने की पावर उस व्यक्ति जो है शिक्षक के पास है। और जब वास्तव में वह ऐसा कर देता है, मान लो कि बच्चे ने शरारत की और एक प्रकार से टीचर ने उसको कक्षा से बाहर निकाल दिया, तब वो जो है उसकी शक्ति किस में बदल गई, बल में परिवर्तित हो चुकी है या बल में बदल जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि शिक्षक के पास एक ऐसी जो है एक प्रकार से कि अदृश्य शक्ति है कि शरारती बच्चे को या शरारत करने वाले बच्चे को कक्षा से बाहर निकाल सकता है, वो ये उसकी शक्ति है। लेकिन वास्तव में उसने उस बच्चे को बाहर निकाल दिया तो फिर जो है उस जो है शक्ति को अपने आप ही वो किस में बदल रहा है, बल में परिवर्तित कर रहा है। इसी तरह से शक्ति और प्रभाव में भी अंतर है। तो लिखे कि इसी तरह शक्ति और प्रभाव में भी अनेक समानताएं और अनेक असमानताएं होती हैं। दोनों ही एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। दोनों ही औचित्यपूर्ण हो जाने के पश्चात ही प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को, प्रभाव शक्ति को प्राप्त उत्पन्न करेगा और शक्ति प्रभाव को, दोनों एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं, सुप्लीमेंट्री हो रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर भी होता है। शक्ति दमनात्मक होती है और उसके पीछे कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभाव में जैसे मान लो हम किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर उसके अनुसार कार्य करते हैं, जैसे कि भगत सिंह की यदि बात करें तो भगत सिंह का प्रभाव क्रांतिकारियों के तौर पे देखा जाए तो क्रांतिकारियों में और युवा वर्ग में उनका इतना प्रभाव था कि वो जैसा चाहते थे उसके पीछे अनुकरण करते थे लोग। तो ये एक प्रकार से क्या है कि उनका प्रभाव है। लेकिन शक्ति में जो है जबरदस्ती जो है किसी से वो कार्य करवाया जाता है, आगे आती है। तो अपने आप में प्रभाव क्या है, मनोवैज्ञानिक हो गया। शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, लेकिन प्रभाव संबंधात्मक होता है। प्रभाव में संबंध स्थापित होते हैं और इसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर निर्भर करता है। इसके अलावा शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है, यानी उसमें लोकतांत्रिक तत्व नहीं पाया जाता है, जबकि प्रभाव पूर्णतया क्या है, प्रजातांत्रिक है। क्योंकि प्रभाव में उस व्यक्ति को जो एक प्रकार से जबरदस्ती नहीं की गई है, प्रभाव के अंतर्गत वो व्यक्ति उसके गुणों से प्रभावित होकर, उसके कार्यों से प्रभावित होकर वैसा अनुकरण कर रहा है। जैसे मान लो भगत सिंह का अनुकरण करना अपने आप में क्या है, तो उनके कार्यों से प्रभावित होकर वो कार्य किया जा रहा है। तो वही बात है, उदाहरण भी आगे दे रखा है। शक्ति कितनी भी अधिक हो उसे स्थिरता हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अंग्रेज भारतीय जनता से शक्ति के माध्यम से अपने आदेशों की पालना करवाते थे। अंग्रेज जो है भारतीय जनता से एक प्रकार से शक्ति के बल पर, बल जो है डंडे के बल पर जो है प्रकार से अपने कार्यों को, अपने आदेशों को मनवाने का प्रयास करते थे। जबकि महात्मा गांधी का प्रभाव इतना था कि वो प्रभाव का प्रयोग करते थे और उसी प्रभाव के आधार पर जो है व्यक्ति उनके जो है प्रकार से क्या है कि एक प्रकार से यूँ मान लें कि कहना मान लिया जाता था उनका, और उनके अनुसार जो है एक प्रकार से जनता कार्य करती थी। जैसे दांडी यात्रा के दौरान जब चले 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा तक पर, तो 78 लोग उनके साथ थे। लेकिन जैसे से वो आगे बढ़ते गए, कारवां आगे बढ़ता चला गया, तो लाखों की संख्या में 10 लाख से भी अधिक जनसंख्या जो एक प्रकार से दांडी नामक स्थान पर 5 अप्रैल 1930 को इकट्ठी हो चुकी थी शाम को। और अगले ही दिन 6 अप्रैल 1930 को जैसे महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को पूरा किया और उसके साथ साथ में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो उनके प्रभाव में आकर जो है उनके साथ जनता जुड़ती चली गई। लेकिन जब अंग्रेजों की यदि बात आती है तो अंग्रेज जो है शक्ति के बल पर जो है या डंडे के बल पर अपने आदेशों का पालन जनता से करवाते रहे हैं। तो शक्ति और प्रभाव में भी अंतर हो गया। प्रभाव जो है अपने आप में प्रजातांत्रिक है और मनोवैज्ञानिक है, ये याद रखने वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ एक बातें आती पेपर में, डायरेक्ट प्रश्न। एक तो देखो इनके प्रश्न आते हैं जो पूछे गए हैं किताबों पे कि कौन कौन सी पुस्तक की रचना किसने की है। दूसरी बात, शक्ति की परिभाषाएं जो 2 आपको याद रखनी है। और इसके अलावा जो है प्रश्न आता है शक्ति का बल और प्रभाव से जो है किस तरीके से अंतर उसमें किया जा सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती हैं। ये तीनों प्रश्न जो है आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।